हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK कैंपस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 11th का फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं। ये वेक्टर्स के रिगार्डिंग क्लास नंबर 3 है भाई, क्लास नंबर 3 है भाई। इससे पहले क्लास 1 और 2 में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैंने पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। और आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भाई किसी वेक्टर को जो है कैसे रिजोल्व करें इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रिजोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो है हमने देखा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि भाई एडिशन का हमने पढ़ा है कि एडिशन क्या, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। एडिशन के मामले में हमने एक चीज पढ़ी, अगर R कोई वेक्टर है तो इसका एडिशन जो है a प्लस b। अब दो वेक्टर हैं a और b और उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये चीज हम पढ़ करके आए हैं। मान लीजिए a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ये चीज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी आज हम ये सीखेंगे, मान लीजिए आपके पास केवल एक a वेक्टर है, ठीक है, एक a वेक्टर है। अब इस a वेक्टर का जो है कंबाइंड इफेक्ट जो है, इस a वेक्टर को कैसे दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए ये वेक्टर a है तो इसका कुछ इफेक्ट तो इस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम वो चीज स्टडी करना चाहते हैं कि किसी दो वेक्टर का कंबाइन एक वेक्टर का जो है उसको दो टुकड़ों में कैसे तोड़े, मतलब उसको कैसे स्प्लिट करें, ठीक है। और स्प्लिट कुछ इस तरीके से करना होता है कि भाई उसका कंबाइन, दोनों वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट अकेले उस वेक्टर के कंबाइन इफेक्ट के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये 5 न्यूटन का ये एक फोर्स था। मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर थीटा मतलब 37 डिग्री था, तो हम बोलते थे कि भाई ये जो है ये 4 न्यूटन वाला फोर्स था, ठीक है, और ये 3 न्यूटन का इस साइड फोर्स था। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही तो 5 न्यूटन है। तो मतलब क्या है, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना, ये क्या कहता है रिजोल्यूशन, रिजोल्व करना, वो पूरा उस प्रोसेस का नाम क्या है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अभी एक बार देखते हैं रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। रिजोल्यूशन ठीक है। रिजोल्यूशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा a vector is splitted, एक वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है भाई, तोड़ा जाता है, splitted in two vector, दो वेक्टर, ठीक है, टू वेक्टर, ठीक है। और सच दैट कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है भाई, सच दैट they are combined effect is equivalent to the given vector। इस बात का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे तोड़ते हैं
कि उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है बच्चों, वो उनका कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो उस गिवन वेक्टर के बराबर होता है। मैंने फिर से एक बात बताई, अगर ये 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक तो इसका इफेक्ट यहाँ रहेगा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। वो चीजें हमें फाइंड करनी है, कैसे उस चीज को फाइंड करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो में उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए भाई सीखते हैं, इतनी ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं पर एक चीज बता देता हूँ, अगर मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है और आप इसका इफेक्ट जो है इस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, तो इसके साथ एक लाइन मैंने बना दी है जिस डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर कोई एंगल रहेगा थीटा, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल रहेगा थीटा, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमने बनाया इस डायरेक्शन में अपनी मर्जी से, और दूसरी डायरेक्शन जो है, दूसरा जो वेक्टर बनाना है, दूसरी साइड जो मैं खींचता हूँ उसके परपेंडिकुलर। दोबारा सुनिए, एक वेक्टर दिया, जिस डायरेक्शन में उसका कंबाइंड इफेक्ट हमें चेक करना है, उस डायरेक्शन में एक लाइन को खींच देंगे और ये बनाएगा एंगल थीटा, और फिर जो है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये चीज हम करेंगे। तो अब एक बात देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो मान लीजिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है भाई, ये कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको दूं, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं कि a है, इसका मैग्नीट्यूड अगर a है, ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री से ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर मान लो इसको नाम देता p q r से, ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई ये r q जो हो जाएगा, r q ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं p q कितना है, फिर p q कितना है, ये हो जाएगा a sin थीटा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, देखो पहले तो मैंने इस वीडियो पहले वाली वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं पता आपको ये चीज कैसे होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो PQ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है ये बन जाता है मेरा sin थीटा, और जो PQ होता है बच्चों ये होता है a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है भाई। तो यहां से जो परपेंडिकुलर जो वाली डायरेक्शन है वो रहेगी a sin थीटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं RQ से, तो RQ जो रहेगा मेरा, RQ अगर मैं बोलूंगा तो RQ को मैं एक बार ऊपर लेता हूं, RQ डिवाइड बाय a, और ये रहेगा RQ क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस बनता है cos थीटा, RQ हो जाएगा भाई a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंगल जहां जहां है, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा एंगल है, तो ये जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी मेरी a cos थीटा, और दूसरी जो साइड है अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो मतलब जो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी ये हो जाएगा a sin थीटा। आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? उम्मीद करता हूँ ये चीज सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो चलिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है क्यों जरूरी है ये बात भी हम सीखेंगे, हमें इसका क्या फायदा मिलता है, हम इस चीज को भी देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं ये अगर r है, ठीक है, इस साइड अगर एंगल थीटा है तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये साइड हो जाएगी r cos थीटा और ये जो हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। आप चाहो तो इस चीज को चेक भी कर सकते हो, क्या ये r cos थीटा और r sin थीटा क्या r के इक्वल मैग्नीट्यूड में आते हैं, नहीं आते? चलो चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, चलो मैं मानता हूं कि ये r cos थीटा एक वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है बच्चों r sin थीटा, तो इनका मैग्नीट्यूड जो है ट्रायंगल लॉ के द्वारा यहां से दिया जाएगा। चलिए, मैग्नीट्यूड मुझे पता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है भाई। और जो एंगल इन दोनों के बीच में है ये 90 डिग्री है, तो इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है, तो इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। तो r जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा हम बोलेंगे r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, r कॉमन अगर आएगा r स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि बनता है ये आइडेंटिटी 1। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि यह r स्क्वायर जो है हो जाएगा, इससे ये कैंसिल तो मेरा r बच जाएगा। तो ये चीज भी प्रूव हो जाती है कि भाई एक वेक्टर को जो है r cos थीटा और sin थीटा में तोड़ा जा सकता है, और यही इसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। हाँ, यहीं पर मैं एक चीज बता देता हूँ, जब दो वेक्टर को ऐड करते थे तो इसको बोलते थे रिजल्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, रिजल्टेंट बोलते थे, रिजल्टेंट बोलते थे भाई। अब अगर एक वेक्टर को दो चीजों में तोड़ा जाता है तो इन दोनों वेक्टर को कंबाइन भी बोलेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। इस बात को भी, ठीक है, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। किसी बच्चों को कोई समस्या है तो प्लीज बताएं, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी समस्या है तो प्लीज बताएं। चलिए चलिए अब जो है मैं इसके ऊपर एक सवाल जो है करवा रहा हूँ आपको, कि अगर कोई अच्छा सा सवाल यहाँ हमें मिल जाए तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी होगी। चलिए मैं आपको सवाल करवा देता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि भाई ये एक वेक्टर जो है 20 इसका मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक है, इस आपको इसके दो परपेंडिकुलर दो अपने दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है, तो बताएं। तो करें इस सवाल को, ठीक है। दूसरा एक सवाल मैं देता हूं, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है भाई 10 और इसने इस साइड में डायरेक्शन में इसके साथ बनाया हुआ है एंगल 7। अब आपको तोड़ना है कि दोनों वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बताने हैं। तो चलिए आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एंगल इस साइड में है, तो इस डायरेक्शन में जो बनेगा ये बनेगा r cos थीटा और ऊपर वाली डायरेक्शन में बनेगा r sin थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं r की वैल्यू 20 है, cos 30 हो जाएगा और 30 की वैल्यू √3/2 होता है भाई, तो 20 गुना √3/2 ये हो जाएगा 10√3 इस डायरेक्शन में 10√3। अगर बात करें बच्चों r sin थीटा की, तो आप बोलोगे सर r sin थीटा, r की वैल्यू 20 sin थीटा, तो थीटा हो जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2, यहां से कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में 10 जाएगा, ठीक है भाई। तो हम एक बात बोलेंगे कि भाई 10 और 10√3 दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट रहेगा वो 20 रहेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और जो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे वो 10 और 10√3 होंगे। सिमिलरली इस तरीके से अगर बात करेंगे तो ये होगा r cos थीटा भाई और ये होगा r sin थीटा, ठीक है भाई।
अब अगर मैं बात करूं r cos थीटा, r की वैल्यू 10, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल होने से ये बन जाता है 5, तो इस साइड में इसका इफेक्ट रहेगा 5, r गुना sin 60 की वैल्यू मतलब 10 गुना sin 60 जो हो जाता है बच्चों में होता है √3/2, ये कैंसिल होकर बनेगा 5/3। तो हमें यहां से जो है निकालना आ गया कि कैसे जो है एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में कैसे तोड़े, दो परपेंडिकुलर वेक्टर पे कैसे तोड़े, ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है भाई, अब देखिए ऐसे तो सिंपल ही बहुत सारे और आसानी से चीजें कर लेते हैं, पर इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो हमें थोड़ा सा तकलीफ भी देगी कि भाई इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि भाई सवाल ये है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका मास जो है 2 किलोग्राम है। सवाल को ध्यान से समझिए, 2 किलोग्राम, ठीक है, और ये कहा गया है इस साइड जो है कितने फोर्स इस साइड लगाया जाए, कितना फोर्स इस साइड लगाया जाए ताकि इसके अंदर इस साइड मतलब इसके अंदर मोशन ना हो, बस ऐसा कैसा रुका रही है, ऐसा कैसा रुका रहे। ठीक है, मैं इसको और यहाँ पर जो एंगल मुझे दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बॉक्स जो है ऐसे एक प्लेन पे जब रखा जाएगा, मतलब जब एक स्लोप जो है प्लेन के साथ एंगल कुछ बना रहा होगा तब इसके अंदर कुछ मोशन आएगा, तो वो किस फोर्स की वजह से मोशन आता है पहले उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझिए। देखिए मान लीजिए ऐसा कोई है और ये एंगल थीटा, यहाँ पर ऐसा कोई बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है, वेरिएबल के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि भाई इस m को नीचे की तरफ खींचने वाला एक फोर्स है जिसका नाम mg है। क्यों भाई mg? क्योंकि आपको एक चीज का पता है बच्चों कि हर एक जो है जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो हर एक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ जो है हर एक वस्तु को खींचती है। हम भी जो है पृथ्वी जो है हमें खींच रही है। ठीक है, इसीलिए हमारा वेट होता है ना कि मास। ठीक है, वेट क्या है? वेट जो है हमारा वेट और मास में फर्क भी होता है। वेट हमारा मास भी होता है और वेट भी होता है। वेट जो है एक फोर्स होता है भाई। ये फोर्स जब मैं इस अर्थ पे लगा रहा हूँ, ये फोर्स है भाई। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस साइड ये mg जो है फोर्स है। ठीक है, mg जो है फोर्स है। क्यों फोर्स है? क्योंकि देखिए फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये देखिए मास तो ये रहा, अब जो g मैंने ये बोलता है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं। ठीक है भाई, और इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए कई बार 10 भी माना जा सकता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तो 9.8 मानना होता है, कहा जाए तो 10 मीटर स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। चलिए ठीक है, तो अब देखिए फोर्स, अब ये मास ये एक्सेलरेशन, तो ये हुआ ना फोर्स। अगर ये फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक वेक्टर को हमें दो तरीकों में तोड़ना आना चाहिए, यही तो चीज हमने सीखी। चलिए अब एक बात करता हूं, ये सरफेस के साथ जो ये फोर्स होगा बच्चों, इस सरफेस के साथ जो ये फोर्स होता है ये एंगल बनाता है भाई 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल होगा ना 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, अगर एक कंपोनेंट ये इसका है तो दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा भाई। क्यों भाई? अगर ये एक कंपोनेंट है तो दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, ये एंगल जो है ये अल्फा जो है किसके बराबर होगा? ठीक है, यहां पर अगर मैं चेक करूं तो पूरा एंगल जो है 90 है, तो अल्फा जो बराबर होगा 90 माइनस
90 माइनस थीटा। तो अल्फा जो बराबर होगा बच्चों 90 माइनस 90 प्लस थीटा। यहां से ये कैंसिल, अल्फा जो बराबर होता है बच्चों थीटा के बराबर। अल्फा जो होता है बच्चों वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको मोशन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब वो वेक्टर मिला है, ये अगर एंगल थीटा है तो इस साइड भी जो है थीटा का ही एंगल बनेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर मैं इस बात को मान, अब ये मेरा एक फोर्स जो है mg, ठीक है, इस साइड वाला मैंने आपको बताया अगर थीटा के साइड वाला कौन सा होता है, आप बोलते हो सर r cos थीटा, तो मैं इसको बोलता हूं mg cos थीटा। और इस साइड वाला कौन सा है, आप बोलते हो सर इस वाला जो होता है ये होता है mg sin थीटा परपेंडिकुलर। अगर इस बात में किसी को भी समस्या है तो बताएं। ठीक है, अब देखें भाई, जब मेरा ये mg cos थीटा हो जाएगा तब ये जो सरफेस जो है, ये अर्थ है, ये सरफेस जो है ये इतना ही रिएक्शन उस साइड ऊपर की तरफ लगाएगा और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ऊपर नीचे की तरफ कोई भी मोशन नहीं हो पाता। अब बात करेंगे एक जो फोर्स को मेरा वो इस साइड जो काम कर रहा है उसका नाम है mg sin थीटा। इसका मतलब जो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो मोशन होता है वो केवल और केवल mg sin थीटा की वजह से होता है। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मेरा फोर्स जो है ये मेरा मोशन जो है ना हो पाए, तो मुझे ऐसा करना चाहिए इस साइड भी mg sin थीटा से मुझे इस साइड पे फोर्स लगाना चाहिए। इसका मतलब अगर ये कोई ब्लॉक है, इस साइड जो फोर्स लगाना है भाई वो कितना लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा। और अगर मैं mg sin थीटा की अगर बात करूं तो आप बोलोगे सर mg sin थीटा कितना होता है, तो आप बता दोगे कि mg sin थीटा जो होता है मास की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन को लगभग मैं 10 मानता हूं, ठीक है, तो 10, sin 30 की वैल्यू जो होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 न्यूटन। ये बोलेंगे कि आपको 10 न्यूटन जो है इस साइड एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो है 10 न्यूटन। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी बात, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज समझ आ गई कि भाई देखो वेक्टर रिजोल्यूशन जो है कैसे हेल्प करता है। वेक्टर रिजोल्यूशन एक और तरीके में हमारी हेल्प करता है। पहले तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल देता हूं आपको, आपके लिए होमवर्क है और सभी उसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। सभी बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका कमेंट में आंसर देंगे सभी बच्चे। सवाल ये है, एक ब्लॉक जो है यहाँ पर 5 न्यूटन का है, सॉरी 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम। ठीक है भाई, और आपको बताना है इस साइड जो है कितना फोर्स लगाया जाए, इस साइड जो है कितना फोर्स लगाया जाए ताकि कोई मोशन ना आए। ठीक है, g की वैल्यू जो है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इस साइड जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई, अब देखिए वेक्टर रिलेशन और कैसे है।